हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने विशेषण टॉपिक पढ़ा, काफ़ी गहराई तक हमने चला और देखा भी आपने कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना हमने आपको पढ़ाया वहाँ तक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज हम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम वर्णमाला जो टॉपिक है एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे और यूपीपी के लिए टारगेट रखेंगे। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी पे बात करेंगे, ठीक है। और एक ही क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए आते हैं वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वर्णमाला। वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ज़रा देख लेते हैं हमें वर्णमाला में पढ़ना क्या क्या है। तो आ जाइए, जैसे पहला आपका हो गया परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्णमाला की शब्दावलियाँ। वर्णमाला की शब्दावलियाँ, शब्दावलियाँ, ठीक। इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, इसके अंतर्गत आता है अल्पप्राण, महाप्राण। आने को तो बहुत कुछ आता है हम, लेकिन हमने कहा है कि बस इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अघोष और सघोष, अघोष और क्या आता है, सघोष, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। वर्णमाला की शब्दावलियों के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तीसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वर्णों के, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, वर्णों के उच्चारण, ठीक है। एक पॉइंट ये रहेगा और एक पॉइंट रहेगा कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेंगे। या फिर जीव के आधार पे कह सकते हैं, जीवा के आधार पे, जीवा भी लिख सकते हैं, जीवा के आधार पर स्वर, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तो परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णमाला की शब्दावलियाँ क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। और उसके बाद हम जो तीसरा पॉइंट रहेगा, वर्णों के उच्चारण, जीभ या जीभ के आधार पर दूसरा जो पॉइंट है स्वर देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम मुख्य रूप से देखेंगे। अब इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, इसको मैं लिख देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे डायग्राम बनाते हैं। वर्णों के, वर्णमाला की जो परिभाषा है सेम टू सेम ऐसे पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हमने क्या किया है, 3 भागों में विभाजित कर दिया है। वर्णमाला को क्या किए हैं, अगला पॉइंट डाल लीजिए, वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित कर दिए हैं। 3 भागों में क्या कर दिए हैं, विभाजित कर दिया है, कर दिए हैं, ठीक। चलिए, इसके नीचे भी हमें काफ़ी डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल के इसको ऊपर करके फिर अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई, ये चीज़ें समझ में आ गई। इसी के अंतर्गत हमें सारे पॉइंट अपने कवर करने हैं वर्णमाला को, और कोई और हमें कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो आइए फटाफट चलते हैं चीज़ों को लेके। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैम ये कुछ पॉइंट छूट चुके हैं तो वो हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, ठीक है। छूटेगा नहीं, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं यहाँ, नहीं तो लाइव जो प्रैक्टिस चलेगी उसमें हम कवर कर लेंगे। चलिए, तो 3 भेद हमने बताए थे, वो देख लेते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, 3 भेद। पहला आपका स्वर,
स्वर क्या है वो हम समझेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, व्यंजन। व्यंजन। और तीसरा जो हम इसमें देखेंगे वो क्या है, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अयोग वाह। ठीक, अब इन तीनों को देखेंगे, ये तीनों हैं क्या चीज़। सबसे पहले हम स्वर देखेंगे कि स्वर क्या है, किस उच्चारण से ये बना हुआ है, वो चीज़ें समझेंगे। इसका जो उच्चारण है वो स्वतः है। उच्चारण क्या है, ये स्वतः है। स्वतः मतलब स्वतंत्र, ये अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अपने आप में क्या है, ये स्वतंत्र है। इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, ये 11 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, 11 होती है। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अ आ ई उ ऊ और री, ए आई ओ आओ, बस यही आपके 11 संख्या होती है। अब करें आ कहाँ आता है, आएगा, अभी चीज़ों को समझेंगे। तो ये क्या होगा है, आपके 11 क्या हो जाएंगे, स्वर आ जाएंगे। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। हर्ष स्वर किसे कहते हैं। जैसे आपके हर्ष स्वर पूछ लिया कि हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक तो पहले आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री, ये आपके क्या आते हैं, हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हर्ष स्वर अगर पूछ लिया तो कितना होगा, 4। क्लियर। अब इसके बाद दीर्घ स्वर पूछ लिया जाए, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर आपका हो गया बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आप लोग अलग अलग पेन से लिखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ताकि चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं वो जरा देख लेते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब बच्चा जो है चारों, यही 4 बच्चे ही हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके संयुक्त स्वर। ये आपके 3 हो गए और ये क्या हो जाएंगे, ए आई ओ औ। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं दीर्घ स्वर जो होता है 7 दिखाई देता है, वो संयुक्त स्वर को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर पूछ लिया अगर दीर्घ स्वर कितने हैं, अगर 3 और 7 दिया है तो 3 पे जाएंगे, अगर 3 नहीं दिया है तो 7 पे जाइए, क्योंकि ये संयुक्त को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, क्लियर है। एक पॉइंट इसमें और पूछता है प्लुप स्वर। प्लुप स्वर, प्लुप स्वर जो होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे राम, राम बुलाते हो ना, तो वो जो ये आवाज़ें निकलती हैं यही क्या होती हैं, आपके प्लुप्त स्वर आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा ओम, ओम जैसे लिखा रहता है वो किस में आता है, प्लुप्त स्वर में आते हैं। तो ये सारे आपके क्या, क्योंकि उसमें ज़्यादा अधिक चीज़ें, अधिक मात्रा में आप खिंचाई कर रहे हैं, जैसे किसी को बुलाना हो, संवाद चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो ये सब आपके किस में आते हैं, प्लुप्त स्वर में आते हैं। प्लुप्त स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट। एक चीज़ और पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। एक चीज़ और लिख लीजिए कि स्वरों की संख्या अगर पूछ लिया गया तो आप 11 कहेंगे। अगर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या तो कितना कहेंगे आप, 13, क्योंकि वो अन आह को भी जोड़ लिया है। ठीक है, तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना हो जाएगा, 13। आपने ये स्वर देख लिया, अब आ जाइए व्यंजन पे। स्वर में जितना पॉइंट लिखवाए हैं इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब व्यंजन क्या होते हैं, स्वर तो आपने देखा कि 11 होते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 कौन कौन से, जरा देख लीजिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक, ये आपके क्या होते हैं, व्यंजन। अब कह रहे हैं मैम ये कवर तवर क्या है, हाँ ये देखते हैं। आप लोग बचपन में ये तो पढ़े होंगे, का खा गा घा अंगा, पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे। चा छा जा झा इया नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पता है वो याद कर लें, जिनको नहीं पता याद कर लीजिए। ठीक है, ता था दा धा और ना।
पा, फा, वा, भा और मा। ये आप तो कह रहे मैम 25 है, आपने तो 33 लिखवाया है। इसमें आपसे पूछता है अंतःस्थ। अंतःस्थ, अंतःस्थ आपका या, रा, ला और वा आता है। और एक आता है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसमें आता है सा, खा, सा, हा, अर्थात तीनों सा आते हैं और हा आते हैं। क्लियर? तो कितने हो गए आपके? ये पूरा 33 हो गए। ठीक है, अब इस जो आपने ये खाका देख रहे हैं पूरा इतना ही, कवर्ग से लेके पवर्ग ऊष्म व्यंजन तक, जहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट में पूछते हैं। ठीक है, खासकर ये बैच यूपीपी के लिए चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यूपीपी में जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वही चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये जो चवर्ग है, हमारे पास कोई अलग कलर नहीं है, आप लोग अलग कलर में करिएगा नहीं मिसमैच हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कितने होते हैं? 25, सॉरी 25 नहीं, ये तो 5 ही है क्योंकि चवर्ग ही होता है। हाँ, 25 कौन सा होते हैं? वो वर्गीय व्यंजन होते हैं। जो भी 25 पे बात किया है वो कौन कौन से हैं? वो आपका कवर्ग से लेके पवर्ग तक, अर्थात कवर्ग से लेके पवर्ग तक जो होते हैं वो आपके कौन सा होते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन ये कितने होते हैं? ये आपके 25 होते हैं। आपने देखा 5, 5, 10, 15, 5, 20, 55, 25। क्लियर? इसमें एक चीज़ अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन देख ही रहे हैं। अंतःस्थ के अंतर्गत ये जो या और वा होता है ये आपका अर्ध स्वर में आता है, अर्ध स्वर। ठीक, और उसके बाद ये जो रा होता है, ये रा आपका क्या आता है? प्रकंपित में, प्रकंपित, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? लुंढित। छोटा लिख रही हूँ शायद दिख ना रहो, बोलती भी जा रही हूँ, लिखते चलिएगा। ठीक है, प्रकंपित हो गया, लुंढित। और इस ला को क्या बोला जाता है? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर? इसका बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक चीज़ और इसमें बनता है, अगर आपने कभी छोटे बच्चों का बुक देखे होंगे तो जो डा और ढा है, आपको इसमें डा इस तरीके से भी दिखेगा, ढा इस तरीके से दिखेगा। नहीं देखे हैं तो छोटे बच्चों के बुक में देखिए, इस तरीके से आपको लिखा रहता है। तो ये जो दोनों आपके हैं, ये जो दोनों हैं, ये आपके द्वित्व, द्वित्व या इसी को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ इसमें और पूछा जाता है, जो संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है। यहाँ पॉइंट डाल के लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्रा, एक होता है त्रा, छा, त्रा और स्रा, और एक होता है ज्ञा। अच्छा, ये जो संयुक्त व्यंजन है ये बनता कैसे है? किन किन वर्ण से मिलके बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, कि अगर जैसे हिंदी शब्दकोश में आपको ये छा ढूंढना है या ज्ञा ढूंढना है, त्रा ढूंढना है, तो आप सबसे पहले कौन सा वर्ण डालेंगे? तो वो किस पे आए देखते हैं, वो कैसे होगा? जैसे आद का हो गया और सा हो गया, अगर आपने ये 2 वर्ण डाल लिए तो ये छा आ जाएगा। कभी प्रयास करिएगा हिंदी शब्दकोश में ढूंढने का, तो का और ये आधा सा ये डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जैसे हमने अंग्रेजी में हम डालते हैं ना अल्फ़ाबेट में, जैसे APPLE तो एप्पल आ जाता है, ठीक उसी तरीके से हिंदी का शब्दकोश का है। ठीक है, त्रा को देखना हो तो ता हो जाएगा और रा हो जाएगा। श्रा को देखना है तो सा हो जाएगा और रा हो जाएगा। ज्ञा कैसे आता है? ज्ञा को ढूंढना होगा तो जा और इया डालेंगे तो ज्ञा आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। अब आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। एक तो आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ लिया तो 5, यानी चवर्ग आपका पूरा हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। डा और ढा आपका द्वितीय उच्छिप्त व्यंजन जो 2 होते हैं। और उसके बाद आपसे अगर पूरा वर्गीय व्यंजन पूछ लिया कितने होते हैं, तो आपको क्या बताएंगे? 25 होते हैं। ठीक, और उसके बाद आपने अंतःस्थ व्यंजन
और उस व्यंजन देख लिए, और इसके अंतर्गत या और वा को हम अर्ध व्यंजन कहते हैं, रा को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, और ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन। क्लियर? यहाँ तक के क्लियर? कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इतने ही डायग्राम में बन गए। अब आइए जरा यहाँ पे देखते हैं अयोग वाह। थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ अयोग वाह। ठीक, अयोग वाह का जो अर्थ होता है साथ ना चलना। अयोग वाह का अर्थ क्या होता है? साथ ना चलना। तो अयोग वाह जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, वो कौन सा होता? सबसे पहले तो इसमें पूछा जाएगा कि अयोग वाह कौन, हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अयोग वाह ये पूछा है कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो अयोग वाह होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक अन हो जाएगा और एक अह हो जाएगा। यही दोनों आपके क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अच्छा, ये अन को क्या बोला जाता है? ये अन को बोला जाता है अनुस्वार, और आह को क्या बोला जाता है? विसर्ग। ठीक, अन को अनुस्वार और आह का विसर्ग। बस यही इसको क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जो नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। किशोरी दास वाजपेयी किशोरी दास वाजपेयी ने इसे अयोग वाह कहा। अर्थात नाम, ये जो अयोग वाह है, ये नाम देने वाले किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ना तो ये स्वर में आता है, ना तो ये व्यंजन में आता है। इन्होंने ना तो इसको स्वर में माने हैं और न ही इसे व्यंजन में माने हैं, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया? अलग से एक नाम दे दिया अयोग वाह। कई कई विद्वान तो इसे मिश्रित व्यंजन स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर मिश्रित व्यंजन स्वर आ जाएगा तो समझ लीजिए अयोग वाह की बातें हो रही है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्लियर है अयोग वाह कहा। तो आपने समझा स्वर 11 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 और अयोग वाह आपके क्या होते हैं? 2 होते हैं। अब स्वर आपने इसका जो उच्चारण होता है स्वतः अर्थात स्वतंत्र होता है अपने आप में। संख्या इसकी 11 है। आपने देखा आ ई उ री ए आई और ओ आ। इसी इतने 11 में ही आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। जैसे हर्ष स्वर पूछ लिया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। अगर दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसी में संयुक्त स्वर पूछ रहा है तो ये चारों बचे हैं, ए आई ओ औ। प्लुप्त स्वर आपके ये स्वर होते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, संवाद वगैरह चलता है, नाटक चलता है, या फिर संस्कृत के मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है? प्लुप्त स्वर हो जाता है। ठीक है, अगर सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। अगर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। क्लियर? स्वर आपका समाप्त हो जाए हैं। उसके बाद हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन आपने देखा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर के अंतर्गत का खगा गांगा, चवर के अंतर्गत चाचा जा जाइए, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाबा माँ। अंतःस्था जो होते हैं आपके 4 होते हैं। लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसे भी दे दी जाए कि अंतःस्था कितने होते हैं? 4, 3, 2, 1। अगर पता है तो ये 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। ठीक है, शाखा सा मतलब तीनों सा होते हैं और हा होते हैं। ठीक है, या और वा आपके क्या हो जाते हैं? अर्धस्वर हो जाते हैं। और रा जो आपका होता है प्रकंपित, लुंढित, 2 नामों से इसको जाना जाता है। और ला जो है वो आपकी पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। ठीक, अगर आपसे चवर्ग पूछा जाए कि चवर्ग क्या है तो इस चवर्ग को स्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और डा और ढा को द्वितीय या सुच्छित व्यंजन कहते हैं। और पूरे जो वर्गीय व्यंजन है वो आपका का वर्ग से लेके प वर्ग है, जो कि वो 25 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन आपके छ, त्र, स्र और ज्ञ जो इसके अंतर्गत बनते हैं। ठीक, और अयोग मार्ग में देखिए अन आह, जिसे अन को हम अनुस्वार और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने इसको अयोग वाह नाम दिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? तो इसका नोट्स फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल लेते हैं। चलिए, चलिए चीज़ें समझ में आ रहे हैं? कोई मिसमैच नहीं करना, थोड़ा कलर अलग कर लेना। ठीक है, आते हैं अब आगे देखते हैं। आपने एक पॉइंट देखा है जिसमें हमने आपको परिभाषा बताया था, और परिभाषा के अंतर्गत ये 3 पॉइंट आया जो हमने समझा। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा था वो क्या था आपका? शब्दावलियाँ के आधार पर कितने हैं जो हमने बताया था? अल्पप्राण, महापर और अघोष और सघोष। आइए उसको देखते हैं।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए। वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां। ठीक, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां। प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत हमने आपको अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण बताए थे। तो सबसे पहले आप सारे व्यंजन लिख लीजिए, कवर्ग से लेके आप पवर्ग तक। ठीक, का हो गया खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, चा, छा, या। ठीक, ये आपके इतने के अंतर्गत आप समझिए कि अल्पप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष और सघोष किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इधर, अल्पप्राण। अल्पप्राण जो पूछा जाता है वो पाढ़त्व के आधार पर पूछ लेता है कि पाढ़त्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और नादत्व के आधार पर अगर पूछ लिया जाएगा तो ये भी 2 होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, तो अल्पप्राण जो है वो कौन कौन से होते हैं वो जरा देखिए। अच्छा, पहले इसकी गिनती कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 और 5। अब 5 5 5 मतलब 25 हो गए। तो ये क्या हो गए, 1 2 3 4 5। अब अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देख लेते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत 1 3 और 5 प्लस अंतःस्थ, प्लस क्या आते हैं, अंतःस्थ आते हैं। आप कह रहे हैं मैम ये क्या गिनती से लिख दी, गिनती यहाँ लिखे है ना 1 3 5। ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये और ये आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक, ये तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अल्पप्राण, अर्थात 1 पहला, तीसरा और 5वां जो अक्षर है वो आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अल्पप्राण। और फिर उसके बाद और क्या आ रहे हैं इसमें, अंतःस्थ। अंतःस्थ हमने आपको क्या बताया था, या, रा, ला और वा। क्लियर, महाप्राण देख लेते हैं। दूसरा आपका क्या है, महाप्राण। ठीक है, इसे कहते हैं महाप्राण। अब महाप्राण बचा क्या है आपका, 1 3 5 तो इधर आ गया, बचा क्या है, 2 और 4 बचा है, 2 और 4 बचा है। तो यहाँ लिख लीजिए 2 4 प्लस अंतःस्थ, तो वहाँ चला गया है तो बचेगा क्या, हाँ ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाएगा। क्लियर, ऊष्म व्यंजन मतलब हमने आपको क्या बताया था, तीनों सा और हा। ठीक, क्लियर हो रहा है। अल्पप्राण 135, 135 याद कर लो, ये डायग्राम अपना लिख लेना है पूरा वर्ण, और 135 याद करो, क्योंकि इतना याद करने में अगर याद हो रहा तो याद कर लिए, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा, याद ना करिए। 100 बस अपने कभी एग्जाम में अगर इस तरीके से आ रहा है और आपको नहीं याद आ रहा है तो आप बिल्कुल तुरंत इसको लिखिए, डायग्राम बनाइए, और उसके बाद आपको याद रहेगा कि 135 अल्पप्राण प्लस अल्पप्राण है, अल्प है तो अंतःस्थ, आ है तो अंतःस्थ। इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी आप बना सकते हैं। अंतःस्थ इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बचा क्या है, दूसरा और चौथा ये डायग्राम बना है तो उसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया अल्पप्राण और महाप्राण। अब पूछ लिया जाएगा अघोष और सघोष, तो यहाँ पे डाल लीजिए पहला अघोष। अघोष कौन से होते हैं, अब अघोष कौन से होते हैं वो जरा देखिए। अघोष आपके आगे, अघोष आगे इस तरीके से याद बना सकते हैं, आगे का मतलब पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा अर्थात ये वाला बक्सा, मैं बक्सा बना दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा कलर अलग कर दीजिएगा। ये बक्सा क्या हो जाएगा आपका, अघोष में आ जाएगा, अर्थात पहला दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे क्या आ रहा था, अंतःस्थ में, अंतःस्थ अल्पप्राण में अंतःस्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ अघोष है रहे तो ऊच। आप लोग जैसे कहीं जाते हैं ना, कुछ जैसे कि ठेस वगैरह लगता है, औश आपके मुंह से निकलता ना, औश, तो आ ऊ, औश, तो आ से अघोष हो गया और ऊ से ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक, क्लियर। और पहला और दूसरा अर्थात का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये इसके अंतर्गत आता है, किसके,
अघोष के अंतर्गत। अब सघोष देख लेते हैं। सघोष, इसी को हम घोष भी कहते हैं। अगर घोष दे दिया तो समझ लीजिए कि सघोष की बात हो रही है। सघोष अब बचा क्या है, ये तीसरा, तीनों बक्सा बचे हैं। ये तीनों बक्सा जो बचे हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, सघोष में। अर्थात 3, 4, 5 प्लस वहाँ उष में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंतःस्थान। क्लियर। बस क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेगा कि इस तरीके से आपको दे दिएगा महाप्राण, और इसके अंदर अगर पूछ लिएगा 4 ऑप्शन देगी, इसमें से कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। इसमें दे दिएगा कि कौन सा अघोष है या कौन सा अल्पप्राण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये डायग्राम बनाइए, समझ में आ गया है, चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देखिए, वॉच करके देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे कमेंट करिए, मैम यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट बना है, हम दोबारा से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, परेशान ना होइए कि मैम कुछ पॉइंट छूट जा रहा है, इसमें ये भी पूछता है वो भी पूछता है। अभी हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे, वहाँ हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए हेडिंग डाल लीजिए। हमने 2 चीज़ कवर कर ली, परिभाषा, परिभाषा के अंदर 3 भेद हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रमुख शब्दावलियाँ कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। अब जो हमारा तीसरा डायग्राम जो बना था वो क्या था, वर्णों के उच्चारण। तो हेडिंग डाल लीजिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या है, सबसे पहले आप एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि इसे याद करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम शॉर्टकट में चलते हैं ताकि आसान बन जाए चीज़ों को लेकर। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा अकुह विसर्ग। अब अकुह विसर्ग क्या है, हमने तो लिख दिया अकुह विसर्ग, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अकुह विसर्ग के अंतर्गत क्या है, आ है तो आ, आ का मतलब है आ, कु का मतलब कवर्ग। अभी आपने कवर्ग देखा, कवर्ग के अंतर्गत क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये 5 वर्ण कवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ, कु का मतलब कवर्ग। अब हा, और क्या आता है, हा। ठीक, और क्या आता है, हा। उसके बाद विसर्ग आता है। उसके बाद क्या आता है, विसर्ग। विसर्ग भी हमने बताया था, विसर्ग में क्या आता है, ये आह वाला। ठीक, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, और इसी को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, कंठ, या कंठोर से ये भी बोल देते हैं, ये कंठ बोल देते हैं, कई सारे नाम होते हैं। तो कंठ अगर पूछ लिया जाए कि कंठ उच्चारण के स्थान पे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बस यही शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, अकुह विसर्ग, यही याद कर लीजिए अपने माइंड में। अकुह मतलब आ, कु मतलब कवर्ग, हा आता है और विसर्ग आता है, बस इसके कंठ के अंतर्गत ये आता है। क्लियर, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, अगला लिख लीजिए इचुयस। इचुयस, इचुयस के अंतर्गत आपका क्या आता है, ई से क्या हो जाएगा, ई, यहाँ आ से आ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई। चू है तो चवर्ग, चवर्ग मतलब चा, छा, जा, झा, इया, वो सारे आपके चवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। या और सा, या और सा, इसी को हम क्या बोलते हैं, तालु। तालु या कहीं तालब भी देखने को मिलते हैं, तालब। ठीक है, तालु या तालब में पूछ लिया जाएगा कि तालु या तालब के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ई आता है, चवर्ग आता है, और या और सा आता है। ठीक, ये आपके शॉर्ट ट्रिक हैं जो आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे चीज़ों को आप तसल्ली से, क्योंकि वैसे में फिर काफ़ी मिसमैच हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। अगला आपका क्या है, ऋतुरस। ऋतुरस, ऋतुरस मतलब री आ जाएगा, टू मतलब टवर्ग,
टवर के अंतर्गत आपका टाठा डाढ़ा ये सारे रा और सा, रा और सा, और इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन। ठीक है, इसे मूर्धन कहते हैं। क्लियर? चीज़ों को तसल्ली से पहले समझते चलिए। यहाँ पे आपने देखा री टू रस, री टवर्ग रा सा मूर्धा और मूर्धन, इसको पूछा जाएगा मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बताएंगे री टवर्ग और रा और सा। अच्छा, एक चीज़ और है, लिख लीजिए फिर बताते हैं। जैसे री टू रस हो गया, उसके बाद अगला आपसे पूछ लिया है तुलसी दंत, तुलसी दंत। तुलसी दंत के अंतर्गत क्या आता है? ता है, तू है, तो क्या हो जाएगा? तवर्ग, तवर्ग हो जाएगा। और ला और सा, ला और सा, ला और सा। दंत है, तुलसी दंत ब्रश मंजन भी आता है, तो दंत है, तीसरी में क्या बोलते हैं? दंत। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा। क्लियर? अब अगला आपका लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? उपउओष्ठ, उपउओष्ठ। उपउओष्ठ के अंतर्गत उ है तो उ उ, पू है तो पवर्ग, इसके अंतर्गत यही इतना आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक, अब कह रहे मैम आपने तो इसका ट्रिक बता दिया, अको विसर्ग इचुयस रिटूरस, लेकिन अगर ये कैसे याद होगा? तो इसका भी एक ट्रिक है। कंठ को कैसे कर दीजिए? के टी एम दियो, जैसे कहते हैं ना एटीएम दियो, ऐसे आप केटीएम दियो। के से कंठ हो जाएगा, टी से तालब हो जाएगा, एम से मूर्धन हो जाएगा, डी से दंत हो जाएगा, ओ से आपका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर है? उसका भी आप ट्रिक देख लीजिए और इसका भी ट्रिक देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि हम बचपन में पढ़े होते हैं ना, कई जगह गाँव वगैरह में देखा हो, तो उनको बच्चे से पूछो कि ये कौन सा सा होता है, ये कौन सा सा होता है, तो कहेंगे सरौता वाला सा होता है। आपने देखा होगा, ये कहते हैं ये कौन सा सा है, कहते सीटी वाला सा होता है। ये कौन सा सा होता है? खटकुरो वाला सा होता है। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि इस सा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये सा कहाँ पे है? ये है, अर्थात इसे हम तालुके या तालब के नाम से जानते हैं। अगर ये सा का नाम पूछ लिया, अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी पूछ रहा है, कोई भी पूछ रहा है ये सा किस नाम से जाना जाता है, तो तालब के नाम से जाना जाता है या फिर तालु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर ये वाला सा पूछ लिया है तो ये दंत के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरौताला मत बोलिएगा। ठीक है, ये दंत के नाम से जाना जाता है। और अगर ये वाला सा पूछ रहा है तो ये वाला सा कहाँ पे है? ये है जो कि मूर्धा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान है जिसमें आपके स्वर नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए जरा, इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसा कौन सा स्वर उच्चारण स्थान है, वर्णों के उच्चारण स्थान है जिसमें आपके स्वर नहीं पाए जाते हैं? आ इसमें पाए जाते हैं, ई इसमें पाए जाते हैं, री इसमें पाए जाते हैं, उ इसमें पाए जाते हैं, अर्थात तुलसी दंत में आपके नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें तवर्ग है और ला है, सा है, इसमें आपके कोई स्वर नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तुलसी दंत में कोई स्वर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर एक नोट डाल के यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि कंठ तालब कौन से होते हैं? कंठ तालब, तो कंठ तालब के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ए और ऐ आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया दंतोष्ठ के अंतर्गत, दंतोष्ठ के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? तो स्वर नहीं, इसमें व्यंजन आते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आते हैं? तो वा आते हैं। ठीक, कंठ तालब के अंतर्गत स्वर आते हैं ए ऐ, दंठोष्ठ के अंतर्गत आपके व्यंजन आते हैं जो कि वा आता है। एक और पूछता है कंठोष्ठय, क्या पूछता है? कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है या कंठोष्ठम, कुछ भी हो, आय कुछ पूछ लेता है। ठीक, तो ये आपके कौन सा होते हैं, कौन से स्वर होते हैं? ओ और औ। ठीक, क्लियर? तो ये नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आइए एक पॉइंट और हमारा बचा है, कौन सा? जीभा के आधार पे स्वर, वो भी देख लेते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला हेडिंग डाल लीजिए, जीवा या जीभ के आधार पर। जीवा या जीभ के आधार पर स्वर। ये मुझे स्वर में ही करा देना था लेकिन वहाँ जगह नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 कैसे? जैसे कि आप जीभ बना लीजिए, जीभ ये ऐसी जीभ होती है। चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। ये आपके अग्रस्वर हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएगा? मध्य स्वर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। ठीक, अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई। कभी बोलने का प्रयास करिए, आगे से आपको यही सब वर्ण स्वर दिखेंगे, ई, ए और ऐ, यही निकलेंगे। ठीक है, मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर निकलता है, वो छोटा आ। अब बचा जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। अब बचा क्या है जरा देखते हैं, आ लिख ही लियो, बड़ा आ, ई है ही है, उ आ जाएगा, उ ए आ आपने लिखा है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ओ आओ। कहीं कहीं आपको आ शब्द मिलने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं मैम री भी तो बचा है, नहीं, री का कंसेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक, री यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? जीवा के आधार पर ये स्वर 3 प्रकार के हैं। अग्रस्वर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? ई। मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही आता है। पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ। ठीक, ये इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वर्णमाला तो समाप्त हो गए हैं और हमने आपको वो पॉइंट कराए हैं जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं। मेन जो क्वेश्चन होते हैं पिकअप, उस पर हम बात किए हैं चीज़ों को लेके, और वर्णमाला आपका पूरा समाप्त हो गया है। अब हालांकि ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं अभी तो बहुत कुछ पॉइंट है, तो वो हम कवर करेंगे, और जब हम प्रैक्टिस सेट अपना चलाएंगे उस पर हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे। ओके, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी टॉपिक चलेगा उसके साथ साथ आपका अनलिमिटेड टॉपिक चलेगा। अनलिमिटेड टॉपिक का मतलब जो कि जैसे विलोम शब्द हो गए, जिसका कोई लिमिट नहीं है, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द, 10 अनेक शब्दों के एक शब्द पे बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है, आइए हम जो भी टॉपिक करेंगे उसके अंतर्गत 5 से 10 रचनाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें लेके चलते जाएंगे। ठीक है, ताकि वो भी आपका कवर होता जाए। तो आइए आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पे जो चीज़ें जैसे कि काफ़ी बड़ा हो तो उसे हम छोटे में लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में। हम जैसे कोई विस्तार रूप से दिया गया तो उसे हम संक्षिप्त में रूप में कैसे कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो वही क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारी चीज़ें बड़े को हम छोटे में कर सकते हैं, छोटे में सीमित कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ आज ऐसे शब्द लेके चलेंगे जो आपके एक दूसरे से मिलते जुलते चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आप लिखिए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और सिंपल से इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, बस इतना ही देता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा, बस इच्छा, लास्ट में छा बड़ा आ रहा है तो मुमुक्षा, रखने वाला आ गया तो मुमुक्षु। इस तरीके से आप थोड़ा अपना ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। दूसरा देखते हैं, जैसे कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला। ठीक, मृत्यु की इच्छा
रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं? विश्व की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? मुमूर्ष। मुमूर्ष। मृत्यु की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? मुमूर्ष। और अगर आपके बोल दिया जाए कि मृत्यु की इच्छा, बस इसके आगे कुछ ना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उसमें लिखेंगे मुमूर्षा। मुमूर्षा। ठीक, यहाँ पे इच्छा है तो सा। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, जीने की इच्छा रखने वाला। जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीविषु। जिजीविषु। ठीक है, जिजीविषु। अगर आपसे कह दिया कि सिर्फ जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जिजीविषा। जिजीविषा। ठीक है, जहाँ पे इच्छा और बड़ा सा, इच्छा बड़ा सा, इच्छा बड़ा सा, इच्छा बड़ा सा, तो वो इसके अंतर्गत आप लोग याद कर सकते हैं, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, चौथा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपने इतना सारा रखा, अगला आपसे पूछ लिया जाए कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या बोलते हैं उसे? जिज्ञासु। आपने कहीं देखा होगा कि एक शब्द लिख गया है कि जिज्ञासु, तो उसका क्या मीनिंग होता है? कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, क्योंकि कम चीज, सीमित में, जो बड़ा रहता है, जो खोल के दिया रहता है, उसे हम कम वर्णों में कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। ठीक है, अगला इसी का जैसे पूछ लिया कि जानने की इच्छा, ये आपकी जानने की क्या इच्छा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जिज्ञासा। ठीक, चलिए ये 4 नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, नोट हो गए? आइए, ये 4 हो गए। जितना करवाए जा रहे हैं सब पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बस छाप के रख देना है। चलिए अगला देखते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला, 5वां पॉइंट। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? युयुत्सु। युयुत्सु। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि युद्ध की इच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? युयुत्सा। ठीक, जहाँ इच्छा बड़ा सा आ रहा है तो बड़ा सा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट आप लिखिए, पीने की इच्छा। आपने लिखा नहीं है, चलिए पाने की इच्छा लिखे थे, पीने की इच्छा लिखिए। पीने की इच्छा। ठीक, पीने की इच्छा क्या होता है? पीने की इच्छा रखने वाला नहीं होता, सिर्फ पीने की इच्छा पूछाता है। तो पीने की इच्छा क्या होता है? पिपासा। ठीक, एक होता है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा होता है तितिर्षा। तितिर्षा। ठीक, और एक होता है तैरने या पार होने की इच्छा। तैरने या, इस तरीके से पूछ लेता है, इसे मैं लिख ले रही हूँ, तैरने या पार होने का इच्छुक। पार होने का इच्छुक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तितिर्ष। तितिर्षु हो जाएगा। ठीक, तितिर्षु। क्लियर है? यहाँ पीने की इच्छा पिपासा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, या तैरने या पार, यहाँ पर लिख दिए पार होगा। तैरने या पार होने का जो इच्छुक है वो क्या हो जाएगा? तितिर्षु। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला पॉइंट आप
8वां पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सर से लेकर पैर तक, सर से लेकर पैर तक क्या होगा? अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। पाने की इच्छा शायद नहीं लिखवाए हैं, लिख लीजिए। पाने की इच्छा, पाने की इच्छा। पीने की इच्छा क्या हो जाएगा? पिपासा हो जाएगा। और पाने की इच्छा क्या हो जाएगा? लिप्सा हो जाएगा। ठीक, लिप्सा। क्लियर है? प्रारंभ से लेके अंत तक, अगला 10वां पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रारंभ से लेके अंत तक क्या बोलते हैं उसे? अधोपांत। क्या बोलते हैं? अधोपांत। ठीक है, तो डेली आपका 10-10 चलेगा। हो सकता है कुछ अगर टाइम मिल जाएगा तो 10 से ज़्यादा भी लेके चलेंगे। आज 10 ही पॉइंट रखते हैं इस पर, और जितना हम लिखे हैं इसे आप लोग नोट करिए। और नोट नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में रखिए भी। जब भी हम आएंगे लाइव कभी तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। ठीक है, अधोपांत हो जाएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वर्णमाला आपने देख लिया कि हमारा वर्णमाला समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हमारी मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा किस पे बात होगी। ठीक है, अब ये चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझते हुए चलिए, और टारगेट रखिए यूपीपी का। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।